Hi everyone. Be bold for what you stand for. Today is 16th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, read what you love until you love to read. Remember, the word belongs to those who read. Study full throttle. दिस इज मेंस कोर्स. कल से मंडे से हमारा स्टार्ट होगा GS1 में हम हिस्ट्री सेक्शन पहले पिक करेंगे. दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. प्रीलिम्स कोर्स में भी कल हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे. जियोमॉर्फोलॉजी के बाद क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी. सो ज्योग्राफी हमारी चलेगी अराउंड 1 मंथ और है अभी इसमें. 15th ऑफ अगस्त तक ज्योग्राफी कंटिन्यू होगा. 15th ऑफ अगस्त से इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक स्टार्ट होगी. देन इसमें अराउंड 1.5 मंथ होगा. देन अक्टूबर में हम डेडिकेट करेंगे अक्टूबर इकोनॉमिक्स को और नवंबर डेडिकेट करेंगे हिस्ट्री को. सो बाय नवंबर हमारे ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज ज्योग्राफी. देन प्रीलिम्स 1 में ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आज बहुत ऑसम 3+ आवर का सेशन हुआ था. इसको ज्वाइन करिए, ये आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा. रीजन वाई, देखिए आपको मेंस तो लिखना ही पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए. इवन स्टेट सर्विसेज में भी मेंस एग्जाम तो हमें लिखना ही पड़ेगा. मेंस एग्जाम में कम्युनिकेशन और फिर इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है. आपने नोटिफिकेशन देखा है, मेंस का नोटिफिकेशन में क्वालिफाइंग पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश होता है. तो आपकी ये 2 होंगे. एक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं और एक इंग्लिश. तो इंग्लिश तो हमें आना ही चाहिए. बेसिक इंग्लिश नहीं आएगा तो हम इसको क्वालिफाई करने में डिफिकल्टी फाइंड करेंगे. सो बेसिक इंग्लिश तो हमें बेहतर करनी है और साथ ही एक रीजनल लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 की है वो हमें पता होनी चाहिए. अब देखिए इस स्कीम में ऐसा होता है कि जो प्रीलिम्स है, जैसे इस बार का भी प्रीलिम्स एग्जाम था, वो प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर था वो डिफिकल्ट नहीं था. डिफिकल्ट से ज़्यादा वो लेंदी था. उसमें बहुत अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए. इवन GS1 के पेपर में भी क्वेश्चन तभी समझ में आ रहा था. सो प्रीलिम्स में रीडिंग स्किल्स, मेंस में राइटिंग स्किल्स और इंटरव्यू में स्पीकिंग स्किल्स मायने रखती है. सो हम तीनों चीज़ों को इस प्रीलिम्स 1 कोर्स में टेकल कर रहे हैं. जो राइटिंग या रीडिंग या स्पीकिंग होता है इसका मतलब केवल लैंग्वेज नहीं होता है. लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. इंग्लिश अच्छी आने को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं. लैंग्वेज जरूरी है बट साथ ही साथ आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, टोन, एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बातें कर रहे हो, जनरल एटिकेट एंड मैनर्स है या नहीं है, दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये है ऐसे. कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे और इसमें भी क्या लिखा है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस. सिमिलरली जब आप मेंस का GS 1, 2, 3, 4 पेपर लिखते हो उसमें भी यूपीएससी ने ये गाइडलाइंस दे रखी है जो हमें आंसर राइटिंग में फॉलो करना है. सिमिलरली पर्सनालिटी में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे आज का ये 3+ आवर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्लास था, ये अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. हम बहुत जोर डालेंगे कि हमें जो सॉफ्ट स्किल्स होती है इनको भी इम्प्रूव करना है और ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स 1 2024 कोर्स में इंक्लूडेड है. कोई एडिशनल फी एटसेट्रा इसका नहीं है. All you have to do is join this 1 course और इस 1 कोर्स में all the aspects of this एग्जाम जैसे कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ, राइटिंग, CSET, मेंटोरशिप और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारे 7 पिलर्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे. सो सी यू टुमारो इन द 11 AM मॉर्निंग क्लास. अब हम आते हैं द हिंदू में. द हिंदू में कल से द हिंदू के साथ साथ मैं इंडियन एक्सप्रेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ और न्यूज़पेपर अर्ली इन मॉर्निंग आएगा, है ना. आई एम ट्राइंग इस पे कल से हम जल्दी सुबह न्यूज़पेपर को लाते हैं. सो दिस इज द हिंदू और संडे एडिशन. अब सी, इंडिया एंड UAE सेट टू यूज रुपी दिरहम फॉर ट्रेड. द अग्रीमेंट ब्रिंग्स द कंट्री अ स्टेप क्लोजर टू इंक्रीजिंग सर्कुलेशन ऑफ द रुपी इन द गल्फ कंट्री. बहुत पुरानी बात है. पहले इंडियन रुपी गल्फ कंट्रीज में मायने रखता था, वहां पे चलता था, वहां पे एक्सेप्टेबल था. अभी ये फिर से वही दिन आ रहे हैं. गल्फ कंट्रीज में अब इंडियन रुपी का सर्कुलेशन बढ़ेगा. The two nations also agree to interlink their payment and messaging system. So this is a really good news. तो आप हैं प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन welcomes Prime Minister Narendra Modi ji during a reception in Abu Dhabi. So India on Saturday moved a step closer to increasing circulation of the rupee in the Gulf region. साइन किया है हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में.
The signing of these agreement was witnessed by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Indian Prime Minister। तो ये एक 1 डे लॉन्ग विजिट था गल्फ कंट्री में, और ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब रिटर्न कर रहे थे फ्रांस में तो यहाँ पर हॉल्ट था। तो पहला जो अग्रीमेंट है आरबीआई और यूएई सेंट्रल बैंक में, वो एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर रहा है टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज रुपी एंड दिरहम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। तो रुपी और दिरहम से अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो पाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बताया। जो दूसरा एमओयू है वो ये है कि पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम में भी हम इंटरलिंकिंग करेंगे। लीडर्स ने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द पेमेंट सिस्टम्स एरिया बाय इनेबलिंग इंटीग्रेशन बिटवीन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस यूएई और इंडिया में एफिशिएंटली। आपको पता है यूएई में बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो यूएई में स्टे कर रहे हैं। सो इंडिया के लिए यूएई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिमिलरली यूएई के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कोऑपरेशन है इससे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम्स का, इंटरलिंकिंग होंगे नेशनल कार्ड स्विचेस भी। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स स्मूथ होंगे, इससे सिटीजन्स को बेनिफिट होगा और रेसिडेंट्स को भी बेनिफिट होगा। तो ये अग्रीमेंट है सेंट्रल बैंक का। ये इंडियन एंटिटीज कमेंसिंग पेमेंट इन युआन। अब देखिए रशिया के साथ भी जो हमारा पेमेंट है, जैसे ऑयल हम परचेज कर रहे हैं, डिफेंस एटसेट्रा इक्विपमेंट्स तो है ही, बट स्पेशली ऑयल जो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं तो अब हम उसको युआन में भी पेमेंट कर रहे हैं। युआन मतलब चाइनीज। सो इंडियन एंटिटीज कमेंसिंग पेमेंट इन युआन टू रशियन एनर्जी मेजर्स, इट इज लाइकली टू एनहेंस द ट्रेंड ऑफ डूइंग बिजनेस इन लोकल करेंसीज। तो ये क्या मैसेज है? डी डॉलराइजेशन। इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला है सिंस द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस में रशिया के ऊपर स्विफ्ट का बैन हो गया और जो डॉलर का डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड में प्रेशर उसका फील हो रहा है। सो दैट इज वाई करेंसीज जो वर्ल्ड की हैं अदर करेंसीज वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर भी आगे बढ़ रही है। सिमिलरली ब्रिक्स भी अपनी एक अलग करेंसी की बात कर रहा था, करेंसी पेमेंट सिस्टम की एक बात कर रहा था। अब यहाँ पर सुल्तान से भी बात हुआ और COP28 की बात हुआ। अभी COP28 दुबई में होगा यूएई में। तो डॉक्टर जैबर ब्रीफ्ड प्राइम मिनिस्टर ऑन यूएई's अप्रोच टू दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग। जो COP28 की मीटिंग होने वाली है और उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो वहां पे उसके चेयरमैन रहेंगे यूएई की चेयरमैनशिप में। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का 5th विजिट है यूएई को। सो दिस इज न्यूज नंबर 1। आईआर, इकोनॉमिक्स, बायलैटरल टाइज, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। इन गुजरात इलीगल माइग्रेशन टू यूएस कॉन्टिन्यूज अनअबेटेड। इलीगल माइग्रेशन, यूएस जा रहे हैं बट वो इलीगली जा रहे हैं, प्रोबेबली वाया मैक्सिकन कंट्रीज या फिर कैरेबियन कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ लाइक इलीगल मीन्स। एट टाइम्स इसमें लाइफ लॉस भी होता है और ऑल टाइप ऑफ लाइक दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। Then this is heavy spells of rain bring down quality and quantity. तो this is apple cart. Undercover writers, और यहाँ पर बात है cookies meaties stick to their regions while rejoining work. On the way back, जैसे आज मॉर्निंग में हमने डिस्कशन किया कि फ्लड मेजर्स, अर्बन फ्लडिंग को कैसे ठीक करना है। The inundated road behind the Red Fort on Saturday. As water from the Yamuna recedes, the city administration has started efforts to pump out water and reopen arterial roads. तो water recede हो रहा है, अभी हम rehabilitation and normalcy पे work कर रहे हैं। As the Yamuna recedes, focus of Delhi government shift to relief camps. Relief camps. तो जैसे हमें इसमें relief में क्या करना है, हमें लाइक बेसिक फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अगर डिसीजेस का थ्रेट है तो हमें उसको भी टेकल करना है। आयुष्मान भारत में फ्रॉड्स भी होते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें अभी एंटी फ्रॉड ड्राइव चल रही है। विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इलीगल रजिस्ट्रेशंस हैं या फिर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको ये एल्गोरिदम डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। Algorithm that can be used on large volumes of data to identify suspicious transactions and entities. और इसमें हॉस्पिटल्स के भी एट टाइम्स क्लेम्स होते हैं जो आउटराइटली फ्रॉड होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट किया है दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें एंटी फ्रॉड एडवाइजरी अभी यहाँ पे इशू हुआ था।
इसमें स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट्स भी हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात होगी। एट द सेम टाइम इसमें एल्गोरिदम और डेटा ड्रिवन एआई बेस्ड हम भी दिस फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अभी तक इस स्कीम में 33 स्टेट्स में इंक्लूडिंग यूटीज 24 करोड़ हेल्थ कार्ड्स इशू हुए हैं और गवर्नमेंट पुश कर रही है आयुष्मान कार्ड को सैचुरेशन 40% क्रिएटेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें ये हेल्थ है, हेल्थ कियोस्क है, टाइमली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है, एम्पैनलमेंट है, एक्टिवेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है। तो इसमें 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस होता है, 5 लाख रुपए का आप कार्डलेस हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है वो अक्वायर कर सकते हैं। So this is the front page of the Hindu. Okay, so this is displaced people languish along roadsides under flyover. So situation is grim, although water recede हो रहा है, but अब यहाँ पे rehabilitation पे हमें focus करना चाहिए. Don't play in flood water, looming health disaster worries authority. जब भी ऐसी फ्लडिंग होती है तो इसके बाद जो जल भराव होता है उससे और भी बहुत नई प्रकार की बीमारियां और डिफिकल्टीज आती है। इलेक्ट्रोक्यूशन का थ्रेट होता है, डिसीजेस का स्प्रेड होता है, ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस एटसेट्रा, स्नेक बाइट्स बढ़ते हैं। सो हमें केयरफुल रहना है। स्पेसिफिक इश्यूज शुड नॉट डिफाइन टाइज। चाइना इज अगेन ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। यहाँ पे जो एलएससी का इशू है, चाइना वांट्स की एलएससी का इशू जब सॉल्व होगा तब होगा, बट मीनवाइल हम अदर नॉर्मल बिजनेस इंडिया और चाइना के बीच में कंटिन्यू रखें। दिस इज अगेन स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं बाय टाइम एंड बिल्ड स्ट्रेंथ। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की यहाँ पे बात हुई थी और एलएससी में नॉर्मलसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड और जो चाइना स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कॉन्वर्जेशन में EASARF एशियन रीजनल फोरम पे बात हुआ, ब्रिक्स पे बात हुआ, इंडो पैसिफिक पे भी बात हुआ। एलएससी में जो इंडिया और चाइना के टेंशंस हैं उस पे भी यहाँ पे टॉक हुआ। So the two sides should support each other rather than consume and distrust each other. ये टॉक्स हैं, बट अगेन टॉक्स और एक्शन में चाइनीज बातों पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। रिवाइज्ड स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ड्रॉप्स की पॉइंट ऑन डिफेंस डील। सी, यहाँ पहले ये अनाउंसमेंट नहीं था, बट बाद में जो ओमिशन था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट में नहीं आया था, उसको रिवाइज करके सेकेंड ड्राफ्ट में डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए, जैसे कि जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन है, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी होगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये बात चल रहा है। इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट में जो इंजन्स हैं, जैसे अभी यूएसए के साथ भी हमने जेट इंजन बनाने की बात है, सिमिलरली हम फ्रांस के साथ भी अभी जेट इंजन को डेवलप करेंगे। इंडिजीनस होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी है इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। तो पहले जो की ओमिशंस थे उसमें डिफेंस डील्स का इतनी बात नहीं थी, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का, जिसको बाद में इंक्लूड किया गया। देन इसके अलावा द लाइन ऑन द रोड मैप हैज बीन ड्रॉप्ड इन द रिवाइज्ड स्टेटमेंट। मजेगांव डॉक लिमिटेड और नेवल ग्रुप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 एडिशनल सबमरीन्स विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ये P75 प्रोग्राम के अंदर आएगी। तो P75 भी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। राफेल भी जो हमने अभी फ्रांस से लिए थे 36 राफेल्स, ये ऑन टाइम डिलीवर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होती है टाइम की। टाइम पे चीज करना, टाइम पे वर्क कंप्लीट करना अपने आप में एक सक्सेस है। सो इंडिया एंड फ्रांस हेल द सक्सेस ऑफ फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम P17 कलवरी, जो मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है, डेमोन्स्ट्रेशन है। तो सबमरीन्स बनेगी प्रोजेक्ट 75 में 3 और साथ ही साथ हम राफेल भी फॉर नेवी यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं और जेट इंजन का भी डेवलपमेंट करेंगे। Collegium proposes permanent judges for 5 High Court. Freedom fighter Sankai Ra to get honorary doctorate. तो यहाँ पर honorary doctorate देने की बात है। 7 decade long career है आपका। Government notifies transfer of 3 high court judges. This is Pink of Health. G20 Sherpa. अब देखिए G20 is primarily an economic organization. G20 Sherpa meet ends with hopes of a joint declaration in September. तो ऑफिशियल्स ये कॉन्फिडेंट है कि वर्ल्ड अभी जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, कोविड हुआ, देन यूक्रेन हुआ, देन रेसेशनरी टेंडेंसीज हैं, अभी चाइना ताइवान का भी इशू है, यूएस चाइना में भी डिफिकल्टी है। सो द पॉइंट इज, ये जो शेरपा होते हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं। जैसे माउंटेनियरिंग में हम जाते हैं तो शेरपाज होते हैं, तो ये शेरपाज होते हैं जो हेल्प करते हैं मिनिस्टर्स को एजेंडा सब सेट करने का। तो ये इनकी अभी मीटिंग चल रहा है, अभी सितंबर में अब G20 आएगा। CUET है, दिस इज रोम, पीक टूरिस्ट सीजन, स्ट्राइक्स स्ट्रैंड थाउजेंड्स इन इटली एंड बेल्जियम,
हैवी रेन है, आर्किटेक्ट है, पेरिस है। वैंग यी कॉल्स फॉर क्लैरिटी ऑन टाइज बिटवीन ईयू एंड चाइना। पाकिस्तान सेज मिलिटेंट्स आर गिवन रिफ्यूज इन अफगानिस्तान। तो सी, ये जो टेररिज्म होता है ये एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है। इस टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी थी पाकिस्तान की, अब इसी टेररिज्म ने बाइट करना चालू कर दिया है पाकिस्तान को। सो दिस इज वन थिंग। Then Thailand, and this is multipolar world is on rise. As global temperature soars, cooling needs will increase. इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब समर्स ज़्यादा सीवियर होगी, और फिर हमें कूलिंग मैकेनिज्म लाइक एयर कंडीशनर्स एटसेट्रा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो फिर ये विशियस साइकिल हो जाएगा, बिकॉज कूलिंग के लिए अगेन हमें ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होगा, सो उससे और ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा। सो दिस विल बिकम अ विशियस साइकिल। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कम करें और टाइम रहते ग्लोबल टेम्परेचर को टैकल करें। अनएथिकल है टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीनेशन। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जो है ये अभी जो पहले चलता था पुराना पैटर्न था उसको अब कंटिन्यू नहीं करना है। वैसे इंडिया तो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया है। कब डिक्लेयर हुआ था इंडिया पोलियो फ्री? आंसर, सो स्विचिंग फ्रॉम ट्राइवेलेंट टू बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, इंट्रोड्यूसिंग 1 डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इससे ऑल टाइप 2 वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस केसेस में बट सच केसेस ओनली इंक्रीज्ड शार्पली। सी, एक्चुअली क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है बॉडी को मैच प्रैक्टिस कराना। जो भी पैथोजन है बॉडी उससे उसके एक वीकन फॉर्म, डाइल्यूटेड फॉर्म या सिमुलेशन से जो भी वायरस है उस पैथोजन से बॉडी क्या होती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को हम पैथोजन इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। फॉर एग्जांपल, ये जो पैथोजन है जैसे वायरस है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस हो सकता है, ये वीकन्ड वायरस हो सकता है, या फिर ये जैसे कि हम कैरियर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, उसको मिमिक कर रहा है सम फॉर्म जो प्रोटीन्स है। तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको हम काइंड ऑफ लाइक मैच प्रैक्टिस करा रहे हैं, काइंड ऑफ प्री बोर्ड। सो बॉडी पे जब एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो बॉडी उससे फुल्ली प्रिपेयर्ड होगी, इम्यून सिस्टम, और हम उसको डिफेंस कर लेंगे। बट एट टाइम्स पोलियो वैक्सीनेशन में जब वीकन्ड वायरस इंट्रोड्यूस होता है वो प्रॉपरली वीकन्ड नहीं है, तो वैक्सीन से फिर डिसीज होने का थ्रेट होता है। सो दैट इज वाई ये जो वैक्सीनेशन है ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। सो वैक्सीनेशंस आर नॉट बैड, बट प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से वैक्सीनेशंस को इंश्योर कराना जरूरी है। आप बता सकते हो वैक्सीनेशंस की खोज किसने की थी? Then this is CRISPR genetic editing tool to get better wood fibers. CRISPR क्या है? ये एक सीजर है, कैंची है। जैसे हमारा जो भी जीनोमिक सीक्वेंस है, इस पार्ट में गड़बड़ है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम सीजर से यहाँ पे जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं टाइमलाइन पे, हम इस पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे। तो ये जो प्रोटीन वाली सीजर है इसको बोलते हैं CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी। तो अभी जो वुड फाइबर्स हैं, ग्रोइंग डिमांड है रिन्यूएबल टिश्यू, पेपर, पैकेजिंग, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स का, तो हम यहाँ पे भी जेनेटिक्स लगा रहे हैं और वुड में जो लिग्निन होता है इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं। और इससे क्या होगा, वुड में ज़्यादा सिंगल एडिटिंग, बेटर देन एडिटिंग सिंगल जीन्स, कॉम्प्लेक्स CRISPR9 को बताया है। इससे जो लकड़ी होगी वो बेटर फाइबर्स देगी और हम उस फाइबर से जो हमारी यूजेज है वुड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतर ला पाएंगे। Study reveals that using ChatGPT boosts productivity. तो this is again generative AI, generative artificial intelligence. तो टेक्नोलॉजी को फ्रेंड बनाना जरूरी है, उसका स्लेव नहीं बनना है। पर हमें रोल ऑफ AI assisted medical devices in healthcare delivery. So see, we are not against AI. AI is future. बहुत सारा वर्क अभी ऑटोमेट होने वाला है, मेडिकल इमेजेस, कार्डियक, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा, ये सब हेल्थ केयर डिलीवरी है। Then this is pollution का इफेक्ट है। Is there a link between air pollution and drop in global insects number? तो इंसेक्ट्स के नंबर ड्रॉप हुए हैं और इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि पोल्यूशन बढ़ गया है, पार्टिकुलेट मैटर, और इससे हाउस फ्लाइज एटसेट्रा इन सब में डिफिकल्टी हो रही है। देन दिस इज अ न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड हुआ है जो प्रीडोमिनेंट है। अभी ये काफी स्प्रेड हो रहा है, फूड पॉइजनिंग टाइप लग रहा है ये। तो दिस इज अगेन डायरिया कॉजिंग पैरासाइट है ये। देन यहाँ पे बात है, विल 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग अफेक्ट्स इट्स ग्रोथ। सो GST की स्लैब होती है, जो टॉप स्लैब होती है वो होती है 28% की। तो अभी जो गेमिंग है उसको 28% की टैक्सेशन पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
अभी एंट्री फी यहाँ पर है और इसके बाद फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा उसमें, तो ये 28 रुपये, मतलब 100 रुपये में आप कमा रहे हो तो 28 रुपये आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। सो इससे क्या होगा, क्या ये डिस्करेजिंग तो नहीं होगा? बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री इज अगेन अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री और ये अभी भी नेसेंट स्टेज पे है, नेसेंट स्टेज पे है। तो जो ई गेमिंग फेडरेशन है उन्होंने कहा ये टैक्स बर्डन होगा तो रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगा और जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है वो हैम्पर हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ स्टीप राइज। ओके, सो अभी लेट अस सी, बट फॉर नाउ गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है 28% टैक्सेशन होगा दिस गेमिंग में। वाई इज देयर अ कॉन्ट्रोवर्सी ऑन द फॉरेस्ट बिल? नाउ सी, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 अभी टेबल हुआ है मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में। ये जुलाई 20 से स्टार्ट होगा मॉनसून सेशन। तो 3 सेशन होते हैं, एक सेशन होता है बजट सेशन जो फैब में आया था, फैब मार्च, अभी मॉनसून है, और एक विंटर सेशन आएगा। आप बताओ इनके बीच में कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है सेशन में? तो सी, तो अभी जुलाई 20 से ये एक बिल आने वाला है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको अमेंडमेंट करने की बात है, विच वॉज लुकिंग टू एट अमेंडमेंट टू द बिल, उसने अप्रूव कर दिया है जो गवर्नमेंट ने वर्जन सेंड किया था विद ऑलमोस्ट नो कमेंट्स, रिविजन्स और सजेशंस। तो ये बिल मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 20 पे स्टार्ट होगा और अप्रूव भी हो जाएगा। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या है? ये बिल सीक करता है टू अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये लेजिस्लेशन इनेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के फॉरेस्ट्स को, एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सी, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें ऑक्सीजन एंड अदर एक्टिविटीज तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ टिम्बर एंड अदर यूजफुल रिसोर्सेज भी देता है। तो अलाइड सर्विसेज बहुत है फॉरेस्ट की, टिम्बर, बैम्बू, कोल, मिनरल, इन सब का एक्सट्रैक्शन हो पाएगा इंडस्ट्रीज के द्वारा भी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के द्वारा भी। तो जो इंडस्ट्रीज हैं और जो ट्राइबल्स हैं वो दोनों अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। एक सेपरेट एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड को। From 51 to 75, 4 million hectare of forest land has been diverted to various non-forestry purposes. तो ये फॉरेस्ट की लैंड है। एक्चुअली इनिशियली तो सब फॉरेस्ट ही था, बाद में उसमें हमने हाउसेस बनाए, रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्स, रोड्स एक्सेट्रा बनती है, तो इसके लिए रोड डाइवर्जन करना पड़ता है। From 1980 to 2023, million hectare have been diverted, a sign of its impact in reducing the pace of forest appropriation. तो ये जब एक्ट आया तो 1980 से जो फॉरेस्ट लैंड है उसका डाइवर्जन अब स्लो हो गया है। Such protection was only available for areas already marked out as forest in central and state governments, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। तो जो क्षेत्र फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है तो वो क्षेत्र अब बहुत इजीली, आसानी से रोड बनाने के लिए या फिर किसी दूसरी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी में डाइवर्जन नहीं होगा। तो ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1996 में गोदावरन केस में, इसने एक्सपैंड किया द स्कोप ऑफ सच प्रोटेक्शन। अब क्या होता है, नो फॉर्मली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट बट कन्फर्मिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट वर प्रोटेक्टेड। तो पहले ऐसा था कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में फॉरेस्ट है उसका डाइवर्जन ईजी नहीं होगा, बट अब ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स का डाइवर्जन ईजी नहीं होगा। तो 1980 से पहले, सी द नंबर, 1980 से पहले 4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ था, बट 1980 के बाद केवल 1 मिलियन फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ है। तो ये एक्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्ट था। देन इसमें डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में जो अगर आ रहा है तो उसको भी डाइवर्जन नहीं कर पाएगी। तो द पॉइंट इज, इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट का जो तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था हमने उसको कंट्रोल किया। इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की प्रिस्क्राइब करती है अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया टू बी अंडर फॉरेस्ट। इंडिया का टोटल जितना क्षेत्र है उसका 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए, बट ये अभी 21% ही है और 24% है अगर हम ट्री कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, प्लांटेशन, ऑर्चर्ड्स को भी इंक्लूड करें। तो मैक्सिमम हमारा 24% कवर हो पा रहा है फॉरेस्ट एरिया, बाकी अभी भी नॉन फॉरेस्ट है। सो इसलिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा अमेंडमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू द एक्ट। तो अब अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। व्हाट डू दीज अमेंडमेंट्स से? अब देखो, अमेंडमेंट में एक प्रीएम्बल इंक्लूड करने की बात है, जो नया अमेंडमेंट आ रहा है, और इसमें ये होगा इंडिया का कमिटमेंट होगा टू प्रिजर्व फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड टैकलिंग चैलेंजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड अमेंडिंग द नेम ऑफ द एक्ट टू वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। तो अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नाम क्या होगा? वन अधिनियम, संरक्षण एवं संवर्धन।
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन अभी नया नाम है इसका। अभी पहले वाला नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और अब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट। इस अमेंडमेंट में एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू लैंड नोटिफाइड इन नॉट ओनली बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 1980। तो जितना भी जो फॉरेस्ट के नाम से नोटिफाइड है वो सारा इंक्लूडेड होगा। जो सेंट्रल स्टेट द्वारा डिक्लेयर्ड है वो तो है ही, बट इसके अलावा भी सारा इंक्लूड होगा फॉरेस्ट की डेफिनेशन में। If notified forest land was legally diverted between 80 to 96 for non-forest use, Forest Conservation Act would not apply। तो जो इस ड्यूरेशन में अगर वो जमीन नॉन फॉरेस्ट यूज में इस ड्यूरेशन में अगर अनाउंस हो गया था, बिकॉज गोदावरन केस 96 में आया था, तो तब ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉरेस्ट लैंड जो 100 किलोमीटर अवे है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, वो यूज हो सकता है फॉर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो बॉर्डर है हमारी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा, उससे 100 किलोमीटर की दूरी तक जो भी फॉरेस्ट है वहाँ परमिशंस की जरूरत नहीं है, वो इजीली आप डाइवर्ट कर सकते हो। लैंड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 हेक्टेयर्स फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स और एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द एक्ट स्टिपुलेशन। तो 100 किलोमीटर तक आप जैसे चाहे फॉरेस्ट है तब भी उसको आप यूज कर सकते हो। ये अमेंडमेंट्स नेसेसरी थे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला, बिकॉज प्राइवेट पार्टीज हु वांटेड टू डेवलप प्लांटेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट और रीस्टोर ट्री पैचेस वर डिसइंसेंटिवाइज्ड टू डू सो। तो कुछ फॉरेस्ट है वो डिग्रेडेड है, अब वहां पे प्राइवेट पार्टीज प्लांटेशन कर सकती है या फिर उसको फॉरेस्ट को रीस्टोर कर सकती है, मींस दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट डू देयर वर्क इन दैट पैच ऑफ लैंड। Private plantation or reforested piece of land that wasn't officially marked out as forest could be retrospectively earmarked। तो जो पहले से प्राइवेट लैंड जो फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं था वो अब किया जा सकता है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव। सो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव 10? तो इसमें फोर्सिंग द डेवलपर ऑफ सच अ प्लांटेशन टू लूज राइट्स एसोसिएटेड विद दैट पैच। This was an impediment to Indian plan of developing a carbon sink of 3 billion ton by 2030 in line with its commitment under the Paris Agreement। तो ये चेंजेस हैं, ओके। तो पहली बात तो ये हुआ कि 100 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट उसको डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इजीली वो फॉरेस्ट लैंड भी डाइवर्ट कर सकती है। और इसके अलावा पहले प्राइवेट सेक्टर डिसेंटिवाइज हो रहा था, अब वो प्रोविजंस भी हटाने की बात है और 2030 तक हम कार्बन सिंक बन जाएंगे। स्टेट्स वर ऑल्सो अपोर्शनिंग फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स मेंट फॉर प्लांटेशन टू कंपनीज फॉर माइनिंग ऑपरेशंस। ये कॉन्ट्रावेंशन था एक्ट का इंटेंट का। सो दैट इज वाई ये जो प्रोविजन था रेट्रोस्पेक्टिवली अब हम उसको फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे जो प्राइवेट लैंड प्लांटेशन या फिर जो अगेंस्ट फॉरेस्ट हो रहा है वो अब नहीं होगा। तो दैट इज वाई सेंटर ने कहा ये अमेंडमेंट जरूरी था, क्योंकि ये इंटेंट जो है कि हमें फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, इसमें हेल्प करेगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, जेपीसी में इसमें इश्यूज नहीं उठाए वैसे मोस्टली, बट ऑब्जेक्शंस ये हैं कि एग्जेम्पशंस जो दिए गए हैं ये डेट्रीमेंटल हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट इन हिमालयन, ट्रांस हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। यहाँ क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एप्रोप्रिएट असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लान, बिकॉज ऑलरेडी ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, ये थ्रेटन करेगा बायोडाइवर्सिटी को, वल्नरेबल इकोलॉजिकल जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे ट्रिगर होगी। सो दैट इज वाई सिग्निफिकेंट सेक्शन जैसे जो पोटेंशियली डाइवर्ट हो गया था, बिकॉज हिमालय रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है, ये बिकॉज 1980 टू 1996 के बीच में डाइवर्ट हुआ है, तो अब इसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देयर इज ऑल्सो डिसेंट अगेंस्ट द मूव टू रीनेम द बिल, क्योंकि ये जो बिल है ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी में है, तो इस पे भी एक यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया है। सेकंड, ये बता रहा है कि जो गोदावरन जजमेंट था जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इवन वो प्रॉपर फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं है तब भी उसमें राइट्स मिले हुए थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, तो इट इज अगेन ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक्ट फॉरेस्ट को डाइल्यूट कर रहा है। मतलब पहले से अब इजी हो गया है फॉरेस्ट को हमें अदर यूजेज में, अदर जगह डाइवर्ट करने का। मिनिस्ट्री ने क्या रिस्पॉन्ड किया? मिनिस्ट्री ने बताया द बिल इज लाइकली टू बी प्लेस्ड फॉर डिबेट, अभी पार्लियामेंट्री डिबेट होगा, अभी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सबमिट किए हैं। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि इसमें डायल्यूशन नहीं है गोदावरन केस का, और जो डाइवर्जन भी होगा वो डिफेंस इन इंडिया सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पज से होगा। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू सेव एंड प्रोटेक्ट। जो फॉरेस्ट है इसको कंजर्व करना भी जरूरी है। लेट अस सी अभी इस पे प्रॉपर डिबेट होगा, 20 जुलाई को ये इंट्रोड्यूस होगा।
Then what is NATO's stand on Ukraine's entry? NATO wants Ukraine to come to this Ukraine to NATO fold, but again Russia अगर NATO और यूक्रेन नेटो में जाता है तो ये आउटराइट वॉर हो जाएगा रशिया वर्सेस नेटो का, और इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अ फ्लाइट टू द मून है, तो ये अभी मिशन चालू हो गया है हमारा, अभी इसकी लैंडिंग होगी। इसको पूरा मंथ हम ग्रेजुअली कैरी करते रहेंगे, देखते रहेंगे। बेसिक्स हमने इसके जाननी है, बाकी बहुत बॉल बाय बॉल कमेंट्री की जरूरत नहीं है। अ न्यू फाइटर फ्लीट, तो ये 26 रफेल मरीन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो दिस इज रफेल, बट ये नेवल के लिए, नेवी के लिए ट्वीक्ड है, तो ये इजीली लाइक लैंड हो सकता है अब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्सेट्रा में। अब बात ये आ रही थी कि एक है FA-18 सुपर हॉर्नेट बोइंग का, ये भी कॉन्टेस्ट में था कि इसका भी पॉसिबल सिलेक्शन हो सकता था, बट हमने रफेल को इसलिए चूज किया बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 36 इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, और रफेल सर्टेन कंडीशंस में हमारी रिक्वायरमेंट में ज़्यादा सूटेबल रहा है। सो दैट इज वाई 26 रफेल आएंगे, अभी 26 रफेल्स आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 26 एंड 36, 62 रफेल्स अभी इंडिया ऑपरेट करेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्लाइड हुआ है जून में, स्मॉल मिल सस्पेंड आउटपुट। Then this is investor raise small cap funds, China new home prices, Marico, this is AI push to boost food tech unit, food tech में भी artificial intelligence. Then this is sports and this is slow local, so local, eat local. तो ये फार्मर्स हैं, ये विनोइंग होती है। विनोइंग क्या टेक्निक होता है, इसमें ऐसे विनो करते हैं हम, ऊपर से हाइट से ग्रेन्स को गिराते हैं, तो हस्क एक तरफ हो जाता है और जो जो सीड होता है, जो दिस बाली होती है, वो इधर गिर जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वेट, ग्रेविटी डिफरेंट वर्क कर रहा है, और फिर एयर भी है, विंड भी है। तो इस टेक्निक को, सेपरेशन को बोलते हैं विनोइंग। तो ये विनोइंग हो रहा है। राइस इज कल्टिवेटेड इन द स्टेट इन वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिड क्लाइमेट एंड डिफरेंट सीजन्स। तो एक नेटिव सीड फेस्टिवल है तिरुवरुवर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हो रहा है। ट्रेडिशनल वेराइटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड को। तो ये हो रहा है, इसका नाम है नेल जयारमन। नेल मीन्स पैडी इन तमिल। तो हम प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज़ को। तो 200 से ज़्यादा वेराइटी यहाँ पे शोकेस हुई है, और अगेन दिस इज़ गुड, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। तो ये ओपनिंग है। सी जेनेटिकली डाइवर्स हैं, गुड टाइडिंग है, सीड सेवियर है, ओके, शेयरिंग नॉलेज है। सो दिस इज रियली गुड, हेल्दी बाइट्स। सो आज के पेपर में हमने देखा सो लोकल ईट लोकल, सो लोकल ईट लोकल। देन दिस इज विंबलडन का फाइनल भी है। देन दिस इज टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, न्यू फाइटर फ्लीट है रफेल। देन अ फ्लाइट टू द मून, यूक्रेन एंट्री, दिस इज फॉरेस्ट बिल 28% GST। डायरिया है, पॉल्यूशन इफेक्ट है, साइंस एंड टेक में क्रिस्पार कैस9 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीनेशन, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी आर नाउ इन अ पीरियड ऑफ मल्टीपोलर कॉम्प्लेक्सिटीज। देन पाकिस्तान टेररिज्म प्रॉब्लम, EU एंड चाइना। देन दिस इज G20 शेरपा मीटिंग, नेचर का फ्यूरी, फ्रीडम फाइटर। रिवाइज्ड स्टेटमेंट है फ्रांस के साथ, जिसमें एक जेट इंजन भी डेवलप करना है, सबमरीन्स की भी बात है, P-75, साथ ही साथ रफेल भी है। स्पेसिफिक इश्यूज, चाइना ने कहा डोंट प्ले इन फ्लड वाटर, दिस इज अंडर फ्लाईओवर्स। आयुष्मान भारत में AI से फ्रॉड्स को कम करना है। यमुना रिसीड हो रही है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड UAE, रुपी एंड दिरहम। तो ये तो हो गया संडे का द हिंदू न्यूज़पेपर। इस तरीके से कल से हम अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर का ट्राई करते हैं। आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखना है आपको, ये 10 जुलाई का है, बहुत जल्दी इसको भी मैं ऑन ट्रैक ले आऊंगा, सारा आंसर राइटिंग एंड पेंडिंग वर्क। दीपेश ने देखो, आंसर राइटिंग आपको डेली लिखना है, एटलीस्ट 5 से 6 पेजेस A4 साइज के आपको रोज लिखना है। बिना मेंस के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। आप 6 के 6 बार प्रीलिम्स निकालो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा जब तक मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे, और मेंस क्वालिफाई करने के लिए लिखना जरूरी है। पेनिनसुलर रिवर्स, जैनिज्म, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दीपेश, दिस इज रियली गुड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पता है हम जब लिखते हैं ना तो ही चीजें याद हो जाती है। जैसे पढ़ते हैं, देखने से, वीडियो देखने से रिटेंशन बहुत कम होता है, उसको पढ़ने से रिटेंशन ज्यादा होता है, और जब आप उसको लिख के देख लेते हो तो रिटेंशन हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। ये इतना बढ़िया आंसर लिखा है यहाँ पे, वेरी गुड दीपेश, यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। सी, फिर आपने यहाँ पेनिनसुलर रिवर्स का भी बहुत अच्छा सा पूरा कंपाइलेशन बना दिया, इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा, मेंस में भी सवाल आएगा, गुड। जैनिज्म भी हमने बहुत अच्छे से समराइज किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म बताया। सी द कॉपीज, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वंडरफुल। मंजू, दिस इज सो गुड, पेनिनसुलर रिवर्स, एंड लुक एट द डायग्राम।
प्रेजेंटेशन मंजू का बहुत अच्छा है। सी दिस डायग्राम, दिस इज सो गुड। इसी से एक रिवर का सवाल आ जाएगा। लुक एट दिस रिवर सिस्टम, वेरी गुड। तो हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आपके ऐसे अगर आप डेली लिखोगे तो साल भर में आपके 500 से 1000 टॉपिक्स हो जाएंगे ऐसे, और ये बड़े हाई यील्डिंग टॉपिक होंगे। आपको एग्जाम टाइम में बस रिवाइज करना है एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके, तो वी आर स्टडिंग एवरीथिंग इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर। इस पे आप एफर्ट्स डालिए, वेरी गुड। जैनिज्म, दिस इज वेरी नाइस। महावीरा, सेक्स के बारे में बताया, गुड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मैप वर्क बहुत अच्छा हो गया है, गुड, वेरी नाइस। देन हजिंदर, सी टैबुलेशन, वेरी गुड। टेबल फॉर्मेट में क्विकली बताया हमने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया, वेरी गुड हजिंदर। नंदिनी, दिस इज अगेन सो नाइस, आप बहुत अच्छा लिखते हो। पेनिनसुलर रिवर्स, फैक्ट्स बताया आपने। दिस डायग्राम इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। ऑल राइट, so this is how everybody should write answers. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.